वालेकुम जी। मैंने अक्टूबर 2019 फर्स्ट नवंबर को मैंने काश्त की थी जी। वैसे तो मैंने 3 वैरायटीज़ की थी, तो पहले मैं आपको अकबर के बारे में बताता हूँ। मैंने 1.5 बोरी MAP की डाली थी, मोनो अमोनियम फास्फेट, नॉट DAP। 1 बोरी डाली थी मैंने SOP की, और आधी बोरी यूरिया डाल के मैंने डायरेक्ट ड्रिल से मैंने काश्त कर दी थी जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि जो सुरगाब का जो डॉक्टर हाफिज़ वसी साहब ने मुझे बताया था, वो मैंने 3 हिस्सों में मैंने किया था। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि मैंने कितने मंगाए थे। वो फैसलाबाद से डॉक्टर ताहिर साहब हैं गालिबन, उनसे मेरा रब्ता हुआ था करके, तो मुझे वो पहुँच गए थे जी। तो मैंने एक तो बग़ैर सरगाब की जी, एक में मैंने एक एप्लीकेशन की, एक में मैंने 2 की। जो पहले वाली है ना, जिसमें 2 एप्लीकेशंस थी, उसमें जो है ना रिज़ल्ट जो है वो मेरे बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान, और ये है हाफिज़ वसी TV चैनल। और आज का प्रोग्राम जो है वो गंदम के बारे में है कि हमने गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लेनी है। सामीन, ये प्रोग्राम 3 अक़साद पर मुश्तमिल है। इन 3 अक़साद के अंदर हमने अहाता करना है बिजाई से, ज़मीन की तैयारी से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक, और हार्वेस्टिंग के बाद किसान को गंदम का क्या मुआवजा मिलना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। लिहाजा ये सारे प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं डेंगू फीवर का शिकार हुआ, और प्रोग्राम के मुताबिक हमें एक वेबिनार करना था गंदम के बारे में, जो हम नहीं कर सके। और आपकी दुआओं के नतीजे में आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके सामने मौजूद हूँ, और मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। हमारा ख्याल ये था कि हम किसी तरीके से अच्छे फार्मर्स को इकट्ठा करके उनके तजर्बे की बुनियाद पर एक वेबिनार करें, ताकि इस साल लगाई जाने वाली गंदम के अंदर पिछले साल के तजर्बों से फ़ायदा उठाया जा सके। वो वेबिनार तो मेरे डेंगू फीवर की वजह से नहीं हो सका, लेकिन हर चीज़ के नीचे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मसलियत रखी होती है, और जब नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। जो पिछला प्रोग्राम था जिसमें लोगों को एक सवालनामा दिया गया था कि आप सिर्फ सोचें और इनका जवाब दें, उसके नतीजे में तकरीबन 100 एलीट फार्मर्स जिन्होंने गंदम की पैदावार 60 से 75 मन तक ली है, उन्होंने हमसे रब्ता किया, और हमने उनसे वो तमाम सवालात, उनके जवाबात इकट्ठे करने की कोशिश की। और उसके नतीजे के अंदर हमने एक सर्वे मुकम्मल किया। उस सर्वे के अंदर हमने उन तमाम फैक्टर्स को अपने सामने रखा कि जो फैक्टर्स उनमें कॉमन थे, यानी कि तमाम के तमाम जो असहाब जिन्होंने 70 से ज़्यादा पैदावार हासिल की, और अब उनका ख्याल ये है कि आइंदा हमारी 80 मन पैदावार आनी चाहिए, या जिसकी 60 मन पैदावार थी उसका ख्याल ये है कि इस मरतबा 70 मन आनी चाहिए। हमने वो कॉमन फैक्टर्स इकट्ठे किए, और ये प्रोग्राम आज उन्हीं कॉमन फैक्टर्स के बारे में है कि जो कोई दीपालपुर का रहने वाला है, और कोई फैसलाबाद का रहने वाला है, और कोई मेलसी का रहने वाला है, लेकिन हमने उन चीज़ों को नोट किया है कि उन तीनों ने कौन से काम मुश्तरक तौर पर किए हैं जिसके नतीजे में उनकी पैदावार सबसे ज़्यादा आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन साथियों का जिन लोगों ने इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया, और हमारे तमाम सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी खुशी के साथ दिया, इस नीयत के साथ कि शायद इससे किसी का भला हो जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आजकल महंगाई का राज है, और हजरत अली करमुल्लाहु वजहू का कौल है। उनसे पूछा गया था कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया था, $multi-million आंसर। और वो ये था कि जो अपनी जात के बारे में सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के फायदे के बारे में सोचे, वो इंसान है। तो ये हमारी कोशिश भी यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू उसको हल करें। जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, महंगाई के मसाइल दरपेश हैं, उसका हम हल तलाश करें, और उसका हल हमें सिर्फ इस सूरत में नजर आता है कि किस तरीके से हमारी फी एकड़ पैदावार गंदम की ये ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो आइए उस 100 फार्मर्स के सर्वे के मुताबिक जो नताइज हमें मौसूल हुए हैं, मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, और मैं शेयर कर रहा हूं। और मेरी ख्वाहिश है कि आप एक एक चीज़ को फॉलो करें, और उसके बाद अपनी अकल को इस्तेमाल करें कि जो चीज़ें उनमें कॉमन है उन्होंने किया, उसके नतीजे के अंदर उनकी पैदावार ज़्यादा हुई, और उसके नतीजे में उनके घर में आमदनी भी ज़्यादा हुई। तो लिहाजा कौन कौन सी चीज़ें
आप इससे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए कि बेहतरीन की कोई लिमिट नहीं है, ये आगे ही बढ़ना होता है। किसी जमाने में 8 मन फी एकड़ था, 24 मन हुआ तो लोगों ने कहा बल्ले बल्ले, लेकिन आज 70 मन वाला और 80 मन वाले लोग यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो लिहाजा ये सफर जो है आगे की तरफ जारी रहना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि आपकी सोच के अंदर फर्क होना चाहिए कि मैं कल के मुकाबले में आज ज्यादा पैदावार कैसे ले सकता हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, पहला सवाल हमारा था उन 100 फार्मर से कि क्या उन्होंने अपनी जमीन का और अपने पानी का ट्यूबवेल का तजिया करवाया है। इन सब के अंदर एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि सब ने उसका तजिया करवाया। उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था, एक भी फार्मर ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि जी मैंने तजिया नहीं करवाया। और उसकी दलील उन्होंने ये दी कि हमें फायदा ये हुआ कि जो कुछ हम इनपुट्स, जो कास्टली इनपुट्स हम डालते हैं, अगर हमारा पानी और जमीन उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है तो हमें पैसे बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं है। और उससे हमें ये फायदा हुआ कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें कि अपनी जमीन को और अपने पानी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ये पहला सवाल, ये सब में कॉमन थी कि उन 100 आदमियों में से एक भी फार्मर ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि जी मैं तो भूल गया था और मैंने जमीन का तजिया नहीं करवाया। उसके नतीजे में बहुत कम लोग ऐसे थे जिनकी पीएच जमीन की 7.2 7.3 थी, ज्यादा वो लोग थे जो 8 के करीब करीब थे। लिहाजा उन्होंने तेजाबी खादों का इस्तेमाल किया बकौल उनके, और उसके नतीजे के अंदर उनकी पैदावार ज्यादा आई। उनका कहना यह था कि अगर हम ऐसा ना करते तो हमें पता ना होता हमारी जमीन की सेहत कैसी है, हमारे पानी की सेहत कैसी है। तो उसके नतीजे के अंदर हमें ये बेनिफिट हुआ कि हम आइंदा जो अपना जो शेड्यूल है, खादों का शेड्यूल, हम उसके मुताबिक उसको तरतीब दे सकें। नंबर 2, उन्होंने कहा कि एक बेनिफिट ये भी हुआ कि जब हमने जमीन का तजिया करवाया तो हमें डिपार्टमेंट ने बताया कि आपने इतनी खाद गोबर की भी इस्तेमाल करनी है। तो लिहाजा आमतौर पर जो सबके अंदर चीज कॉमन नजर आती है वो नजर आती है कि 2 ट्राली गोबर की खाद की फी एकड़ के तौर पर उन लोगों ने इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में उनकी जमीन की ज़रख़ीज़ी में इजाफा हुआ और पीएच कदरे डाउन हुई। तीसरी चीज जो हमने उनसे पूछा कि आपने कौन सा बीज इस्तेमाल किया। ये जो घर पर आपके यहाँ जो पिछले साल गंदम हुई थी और उससे पिछले साल गंदम हुई थी, कि आपने बीज वही इस्तेमाल किया या आपने नया बीज खरीदा। इन 100 में से 100% ने यह जवाब दिया कि हमने घर का बीज इस्तेमाल नहीं किया, हमने जो मशहूर वैरायटी जिसके बारे में ज्यादा इश्तिहार दिए गए थे और बताया गया था, हमने उसको इस्तेमाल किया और उसके नतीजे के अंदर हमारी पैदावार ज्यादा आई है। एक सवाल उनसे ये पूछा गया कि आपने सोइंग मेथड, ये बीज लगाने का कौन सा तरीका अख्तियार किया। तो एक सवाल था उसमें कि क्या आपने छट्टा इस्तेमाल किया, और सबका जवाब था नील, कि आउट ऑफ 100 में से किसी एक आदमी ने भी छट्टे को इस्तेमाल नहीं किया। 20% ने ट्रेडिशनल ड्रिल, जो हमारे यहाँ आमतौर पर ड्रिल मिलती हैं, उसको इस्तेमाल किया, और 50% ने जीरो टिलेज, जिसे आप डायरेक्ट ड्रिल, वो उसके जरिए उन्होंने अपनी बिजाई मुकम्मल की। और बेड प्लांटिंग वाले थे वो उस 100 में से 30% थे जिन्होंने बेड प्लांटिंग के जरिए अपनी सोइंग मेथड को अख्तियार किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी गंदम लगाई। वैरायटीज की बात जब आती है तो बेशुमार वैरायटीज अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से बेशुमार वैरायटीज हर साल निकाली जाती हैं। लेकिन इन 100 आदमियों में से जब हमने तकसीम किया तो पता चला कि इसमें अकबर 19 ये 35% ने लगाई है, और फख्र भक्कर भी 35% ने लगाई है, उनाज 10% ने लगाई है, फैसलाबाद 2008 15% फार्मर्स ने लगाई है, और शहर 5% ने लगाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वैरायटीज लगाई हैं और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी पैदावार अच्छे तरीके से ली है। सिर्फ एक वैरायटी नहीं है। मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि जितनी भी वैरायटीज निकलती हैं, इन सब का पोटेंशियल तकरीबन बराबर होता है। कोई साइंटिस्ट ये नहीं चाहता कि मैं जो वैरायटी निकालूं वो खराब हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। फिर आगे सीड सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है, उसके अंदर भी इस चीज को देखा जाता है। लिहाजा ये जो मैंने आपको बताया कि अकबर भी उसने लगाया, फख्र बकर भी लगाया, फैसलाबाद 2008 भी लगाया, और भी बेशुमार वैरायटी हैं जो पीछे आप देख रहे होंगे। उन वैरायटीज के अंदर फर्क बहुत कम है। वो कहते हैं कि बाज मर्तबा एक फौजी के पास बंदूक है लेकिन इसके बावजूद वो हथियार फेंक देता है, और बाज मर्तबा एक फौजी के पास कुछ भी नहीं है, वो दूसरे से हथियार फेंकवा लेता है। तो द मैन बिहाइंड द गन, इट इज मोर इम्पोर्टेंट।
यानी कि फार्मर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत बीज के। वो जो बीज उसके पास आएगा उसने मैक्सिमम पैदावार किस तरह लेनी है, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है फार्मर को कि वो किस तरीके से अपनी चीजों को सेट करता है। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था वो सवाल ये पूछा गया था कि सोइंग डेट आप लोगों ने जो प्लांटिंग है वो किस किस तारीख को की और किस तारीख के नतीजे के अंदर आपको पैदावार कितनी मिली। जो सबसे पहले लगाने वाला था आउट ऑफ 100 वो 28 अक्टूबर को उसने लगाई और जो सबसे आखिर में लगाने वाला था उसने 15 नवंबर को लगाई। लेकिन जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया और उनसे पूछा कि आपके किस एकड़ में पैदावार ज्यादा आई है, तो सबका जवाब ये था कि जो 3 नवंबर को हमने गंदम लगाई थी उसका रिजल्ट सबसे बेहतर है। इसका मतलब ये है अगर मेरे पास 1-2 एकड़ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कई एकड़ है तो मुझे डेट्स सिलेक्ट करनी चाहिए 3 के इर्द गिर्द, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसके करीब करीब, ये आपके रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर आएंगे। एक सवाल पूछा गया था कि आप लोगों ने सीड रेट क्या इस्तेमाल किया है, तो उनका कहना यह था कि बीज चूंकि अच्छा था और ये हमने जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो लगाया है ये हमने 40 किलोग्राम इस्तेमाल किया और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा करते गए और आखिरी जो एक आदमी था उसने कहा जी मैंने 50 किलोग्राम सीड मैंने इस्तेमाल किया। इसके बाद सवाल ये था कि क्या आपने प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की है या पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की है। 70% लोगों ने कहा कि हमने प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की है और ज्यादा इस्तेमाल करने वाले पेंडिमेथिलिन के थे और कुछ इस्तेमाल करने वाले टॉपिक एंड लुगरान के थे। उनका कहना यह था कि हमने ये जिस दिन लगाया है उसके विद इन 24 आवर्स हमने इसका स्प्रे कर दिया और उसके बाद जो उगने वाली चीज थी वो गंदम के अलावा कोई और चीज नहीं थी। और जो आमतौर पर एक दोस्त ने बताया है कि मेरी प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था तो लिहाजा मुझे पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल करनी पड़ी और उसने उस दवाई का नाम भी बताया, लेकिन उसका कहना यह था कि उसके नतीजे के अंदर जो मेरी क्रॉप पर स्ट्रेस आया है वो आखिर वक्त तक रिकवर नहीं हो सका और वो 70 मन वाले एकड़ के अंदर वो फील्ड शामिल नहीं हुआ। तो ये असल कुछ चीजें थी जो मैंने आज आपके सामने रखनी थी। इसके बारे में सोचिएगा। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आपको उन लोगों ने जो फर्टिलाइजर शेड्यूल इस्तेमाल किया और जो दूसरी फंजीसाइड उन्होंने इस्तेमाल की, कोई इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल की, हार्वेस्टिंग का मेथड क्या था, वो अगले प्रोग्राम में देखना ना भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।